हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स हमारी जो सितंबर मंथ की है विजन आइज मैगजीन से। इकोनॉमी के लेसन चल रही है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखे थे और इसके अंदर फार्म बिल्स जो 3 फार्म बिल लाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक थी, उसके बारे में हम लोग ने डिटेल देखा कि तीनों फार्म बिल में क्या क्या ऐसा प्रोविज़न है और कहाँ पे इशू निकल कर आ रहा है और किस तरीके से वो किसानों को बेनिफिट होगा, ये हम लोग ने समझा। आज हम लोग देखेंगे इसी तरीके से लेबर कोड है, यानी कि जो लेबर है हमारे यहाँ मजदूर जो है उनके लिए यहाँ पे फिर से कुछ चेंजेस किया गया है और तीनों एंगल देखकर, यानी कि उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, साथ ही उनका हेल्थ कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस के लिए, एंड देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जिस जगह भी वो काम करते हैं उसमें किस तरीके से एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में। तो ये तीनों के बारे में यहाँ पे आपका एक नए तरीके का कोड लाया गया, तो उसको डिटेल में देखेंगे। टाइम बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेंगे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और यहाँ पे ऑर्डर है 2017 का, उसको आज के डेट में अमेंड किया गया है। तो अमेंड करके वहाँ पे क्या प्रोविजन लाया गया है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये हमारा मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, तो ये देख लीजिए हफ्ते में 3 दिन होगा। स्टार्ट हो चुका है 31 जनवरी 2021 तक, और आप अपने आंसर को टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा जो है ग्रुप है उसमें आप लोग भेज सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आपको इतना पेमेंट करना होगा, और साथ ही साथ आप लोग को और भी ज़्यादा क्वेरीज है तो आप लोग को पेमेंट वगैरह करने के लिए कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप लोग को मेल करना होगा इस ईमेल आईडी में। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एकदम थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़े थे, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं मेंस का आंसर राइटिंग देती हूँ। कल जिसने भी देखा है प्लीज़ आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 का मेंस दे रहे तो उसके लिए तो आप लोग को लिखना ही चाहिए, लेकिन 21 का भी मेंस दे रहे तो उसके लिए भी लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में होता है कि यूपीएससी कभी कभी खेल खेल लेती है कि 1 साल से ज़्यादा जो है 2 साल का भी करंट अफेयर्स वो पूछ लेती है जो टॉपिक रहते हैं। उसी तरीके से मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 साल पुराने आ जाते हैं। तो आप लोग को अभी से जो है प्रिपेयर करके चलना होगा, वेदर यू आर गिविंग मीन्स इन योर 2020 और इन 2021। ओके, सो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको डिस्कस करना है कि क्या क्या कंसर्न यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा रेज किया गया और स्टेट के द्वारा वो भी जो भी रिफॉर्म मेजर्स लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि आप देखो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इश्यूज़ है। तो इसी के बारे में आप लोग को डिटेल में बताना है, लिखिएगा। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोग को जुड़ना है, अपने आप लोग लिखते हो तो प्लीज़ आप लोग अपने से लिखकर उसको ज़रूर रखिए अपने पास आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबर कोड से। यहाँ पे पहले समझिए कि न्यूज़ में क्यों था। ऑब्वियस है कि ये 3 जो यहाँ पे कोड लाया गया है ये पास हुआ है अभी पार्लियामेंट से, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उनके द्वारा 4 बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसमें कि 29 सेंट्रल लॉ थे, यानी कि बहुत सारे हर टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो है लेबर के ऊपर कानून बनाते गए, और कानून बनाते बनाते इतने सारे कानून हो गए, यानी कि 29 अप्रॉक्स 30 कानून आपको देखने को मिलेगा जो लेबर के लिए। अब इतना ज़्यादा कानून रहेगा तो ऑब्वियस है कि कन्फ्यूजन उतनी ही ज़्यादा निकल कर आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, जो स्पेशल मिनिस्ट्री है यहाँ पे लेबर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कि उनके द्वारा यहाँ पे जो 300 यहाँ पे सेंट्रल लॉ था उनको वो कंसोलिडेट करके 4 बिल लेकर आए। ठीक है, जितना भी 300 लॉ में जो भी प्रोविजन था उसको 4 बिल में यहाँ पे कन्वर्ट करके उसको लेकर आए। और ये कोड जैसे कि क्या क्या है, तो वेजेस के ऊपर है, कितना भत्ता वगैरह देना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर था, और ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन है उनके ऊपर है। लेकिन कोड ऑन वेजेस जो 2019 का है वो तो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया था, और दूसरा जो 3 रह गया था वो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के पास दे दिया गया था। तो कोड ऑन वेजेस जो 2019 का है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट ईयर, लेकिन बाकी जो 3 रह गया था वो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था, तो अब जाकर ये पास हुआ है। तो इसलिए अब जो रेस्ट ऑफ द 3 बिल्स है उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। थोड़ा इंडिया में देख लेते हैं कि कैसा लेबर लॉ फ्रेमवर्क है। तो आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में 3 तरीके का लिस्ट होता है, वो भी 7th शेड्यूल के अंदर। तो एक होता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 तरीके का होता है। तो कंकरेंट लिस्ट में आपको लेबर देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, कंकरेंट लिस्ट में अगर लेबर है या कोई और सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यानी कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है, और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है हर एक राज्य के, वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो दोनों के पास ये अधिकार है, तो यहाँ पे दोनों को ये अधिकार दिया गया है। करेंटली आप देखोगे तो 44 लेबर लॉज जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और 100 से ज़्यादा आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो एक बड़ा इशू निकल कर आता है कि जैसे आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े होंगे कि जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि लेबर में ही मान लीजिए कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है कानून बनाया
बनाया गया और वही चीज़ आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाया गया। लेकिन अगर ये कन्फ्यूजन निकल कर आएगा कि किसके कानून को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है? 3 फीचर्स है। जो पहले कानून ऑलरेडी आया था उसको यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 कानून ऑलरेडी था, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 1946 का है, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 का है। तो ये तीनों को मिलाकर यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाया गया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है। सबसे पहले वर्कर किसको कहते हैं ये डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन यहाँ पे वर्कर होंगे। तो वर्कर वैसे पर्सन होंगे जो कि यहाँ पे काम के लिए उनको हायर किया जा रहा है या फिर उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो आप लोग देखते हो कि मिट्टी ढोने के लिए या फिर बालू इट्टी बहुत सारी चीज़ें होती है, सीमेंट वगैरह ले जाने के लिए, तो लेबर की ज़रूरत होती है। तो जिस भी काम के लिए अगर किसी इंसान को हायर किया जा रहा है और हायर करने के बाद उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यानी कि उनके काम का उनको जो है पे किया जा रहा है, तो इसको हम लोग वर्कर कहते हैं। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे आपके उन सारे लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, बाहर रखा गया है, जो या तो यहाँ पे मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के हैं। ठीक है, ये समझिएगा। लेबर होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं और डेली वेजेस में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैनेजरियल कैपेसिटी जिनका है ना, उनको यहाँ पे उन सारे लोगों को बाहर रखा गया है, और वो भी सुपरवाइजरी जो कैपेसिटी है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी जिनका वेजेस आप देखोगे कि 18,000 से ज़्यादा है। अगर 18,000 से ज़्यादा है उनको सुपरवाइजरी कैपेसिटी कह रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या मैनेजरियल कैपेसिटी है, उसमें अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन सारे लोगों को बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि वर्कर का डिफिनेशंस क्या है और इस कोड में वर्कर को क्या कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, क्या क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पे रखा गया कि सारे इंडस्ट्रियल जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं तो उनके पास 300 वर्कर्स होना चाहिए और साथ ही साथ एक स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो किस किस मैटर में स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए कि पहले वर्कर्स को क्लासीफाई करना है कि किस किस कैटेगरी के वर्कर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मिंग वर्कर होना चाहिए, यानी कि उनको कितने घंटे काम करना है। अगर आप कहीं पे भी काम करने जा रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे कितने घंटे काम करोगे, कितना आपको छुट्टी दिया जाएगा और कितना आपको पे डेज दिया जाएगा, यानी कि कितना दिन का आप काम करोगे तो कितने दिन के लिए आपको पे किया जाएगा और क्या आपका वेजेस रेट होगा, किस दर से आपको जो है ना उसका पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन वर्कर के पास क्लियर होना चाहिए। साथ ही टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी कैटेगरी होना चाहिए, जैसे कि बीच में मान लीजिए कि कोई लोग को ये काम सूट नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा है, या फिर फैमिली प्रेशर आ गया है, या फिर कुछ और सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से अगर वो उनको अपना काम छोड़ना पड़े तो उनको अपना टर्मिनेट कराने का भी क्या क्लॉज है, यानी कि वो अगर चाहे तो 3 महीने में वो काम छोड़कर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास होना चाहिए। साथ ही ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए वर्कर के पास। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्कर को कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ही खुश रहेंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको ज़रूर आएगी, कोई ना कोई समस्या उनके पास ज़रूर आएगी। तो अगर उनको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, अधिकतर आप देखते हो कि जितने भी वर्कर्स लेबर्स जो काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता, बहुत सारे को वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वो कहाँ पे इसका कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन करने का भी एक उनके पास जो है प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर रखा गया है। साथ ही साथ प्रायर परमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का कि क्लोजर करने के लिए या फिर रिथ्रेंचमेंट या फिर ले ऑफ करने के लिए, यानी कि आप लोग देखो कि गवर्नमेंट के पास जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पे पहले से परमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो इन सारी चीज़ों को क्लोज़र करे, यानी कि यहाँ पे जो है बाहर लेकर आए। जैसे कि ले ऑफ मतलब क्या होता है? ले ऑफ मतलब कि होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर्स है वो इन एबिलिटी है कि अब वो अपने काम को जो है आगे बढ़ा सके, यानी कि उनको जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया तो 2 महीने के बाद ही ऐसा लग रहा है ना कि कोई कोई ऐसे एम्प्लॉयर्स है जो कि ये काम नहीं कर पाएंगे। होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर पा रहे, तो उनके वजह से अगर बिजनेस कंडीशन में कुछ एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है, मान लीजिए कि अच्छा बिजनेस जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे
वर्कर्स है जो कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं ले ऑफ। तो ले ऑफ ये हो गया। रिथ्रेंचमेंट क्या हो गया? रिथ्रेंचमेंट कहने का मतलब है कि किसी भी वर्कर का किसी भी रीज़न के कारण जो है उनके सर्विस को टर्मिनेट करना, यानी कि उनके सर्विस को ख़त्म कर देना, तो ये कहते हैं रिथ्रेंचमेंट। तो यानी कि यहाँ पे जो है प्रायर परमिशन चाहिए कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन पहले पूछ लेना है, गवर्नमेंट से ये परमिशन लेना है कि जो भी वर्कर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी वजह से जो है अच्छा खासा जो है बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिज़नेस में एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर उनको वर्कर्स की जो सर्विस है उसको टर्मिनेट करना है फॉर एनी रीज़न, तो उनको पहले सरकार से पूछना है। ठीक है, सरकार की परमिशन चाहिए, तभी वो ऐसा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पे सिर्फ अलाउ कर सकते हैं कि इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करें, यानी कि नोटिफिकेशन देकर जो है यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड है जैसे कि रखा गया, मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर जो है जितने भी वर्कर्स को यहाँ पे लग रहा है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, या फिर 6 महीने के अंदर जो है वर्कर के अगर परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का सही चीज़ें नहीं दिखा, वर्कर के परफॉर्मेंस के कारण अगर बिजनेस डूब रहा है, तो यहाँ पे वर्कर्स को हटा दिया जाएगा। तो एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए ना कि आप यहाँ पे अगर आए हो, एक सिक्योरिटी इसको कहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो हायर एंड फायर वाला फंडा नहीं होना चाहिए कि आज आप आए, कल आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा तो परसों आपको निकाल दे। नहीं, कुछ एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि चलो ठीक है, आपको 3 महीना तो एकदम फिक्स है, 6 महीने एकदम फिक्स है, इस तरीके का काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सरकार के पास जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही पावर है कि वो थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस तरीके का प्रॉब्लम है कि कोई आदमी की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस में, तो सरकार को अगर ये चीज़ परमिशन लिया जाए तो सरकार कह सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि चलो 1 महीने का और टाइम दो वार्निंग देके। ठीक है, तो ये बस क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया। अब यहाँ पे क्या है कि यूनियन और काउंसिल के साथ जो है यहाँ पे नेगोशिएट करना, तो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है। अगर यहाँ पे आप देखो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से ज़्यादा अगर वर्कर्स है जो कि इस्टेब्लिशमेंट में जो काम कर रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन जो है जिसमें कि 51% से ज़्यादा वर्कर्स एज ए मेंबर है, तो उनको यहाँ पे सोल नेगोशिएटिंग यूनियन जैसा रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें 300 वर्कर्स के साथ उसको इस्टेब्लिश करना है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा एक ट्रेड यूनियन है, व्यापार वाला जो यूनियन होता है, उसमें अगर 51% से ज़्यादा अगर वर्कर्स उसी के मेंबर है, तो उसको फिर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कहेंगे। और नेगोशिएटिंग काउंसिल किसको कहेंगे? तो इन केस मान लीजिए कि नो ट्रेड यूनियन इज एलिजिबल एज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, यानी कि सॉरी, कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन नहीं है जिसको कि सोल नेगोशिएटिंग यूनियन जैसा जो है एलिजिबल कर दे, तब एक नेगोशिएटिंग काउंसिल को बनाना होगा। और इसमें कौन कौन होंगे? तो यूनियन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, साथ ही एटलीस्ट 20% जो वर्कर्स है वो इसके मेंबर होंगे। तो मोर देन 51% जो मेंबर अगर उस काउंसिल के उस यूनियन के अगर मेंबर होंगे, तो उसको हम लोग सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी नहीं ऐसा है, कोई भी ऐसा यूनियन नहीं बना पा रहा है, तो फिर कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन जिसमें कि आप देखो कि एटलीस्ट 20% उसके वर्कर्स उसके मेंबर होने चाहिए, तो फिर उसको जो है ना यहाँ पे नेगोशिएटिंग काउंसिल बना दिया जाएगा। फाइन। अब मान लीजिए कि इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, कई बार आप देखते हो झिकझिक बहुत होता है। जो वर्कर्स है, जो उस इंडस्ट्री के मालिक है, उनके बीच में बहुत झिकझिक होता है। तो उस तरीके के डिस्प्यूट अगर निकल कर आते हैं, तो उसको भी सेटलमेंट करने का यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल आप देखो कि एक तो कोर्ट आपको देखने को मिलता है कि एक एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा राज्य में। उसके नीचे आप जाओगे, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी मुद्दा हुआ, आप गए वहाँ पे, आपको जस्टिस मिलने की बात होती है। बट कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने पेंडिंग है केसेस के कि कोर्ट के पास ये टाइम ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द सुलझ जाए, तो अगर आप कोर्ट में जाते हो ना, तो ये एक्सपेक्टेशन के आप साथ नहीं जा सकते हो। आपको वहाँ पे टाइम देना होगा, अपना एनर्जी देना होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वेस्ट होने वाली है। तो इसके लिए आपका ट्रिब्यूनल बनाया जाता है हर एक सेक्टर के लिए। जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया कि वो इन्वायरमेंट को चेकआउट करते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है कोई भी तरीके का अगर डिस्प्यूट अगर अकर होता है, तो ये आपका ट्रिब्यूनल में जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी कहने का मतलब है कि इस तरीके के ट्रिब्यूनल के पास जो है सिविल कोर्ट का पावर होता है। अगर इस तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उसको सेटलमेंट करने के लिए सिविल कोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। और सिविल कोर्ट के पास जो पावर होता है, वो ट्रिब्यूनल को भी वही पावर दिया जाता है, यानी कि मिनिमल जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे वो सुना सकते हैं। तो इसी तरीके का यहाँ पे अगर आपका इंडस्ट्रीज़ में किसी भी वर्कर और यहाँ के जो मैनेजर होते हैं, उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, या फिर जो वर्कर्स हैं उनके आपस में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सेटलमेंट कराने के लिए भी यहाँ पे आपका ट्रिब्यूनल रखा गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए कहाँ जाएंगे? वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? कोई जुडिशियल मेंबर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे। फाइन।
तो इस कोड में इसको क्लासीफाई किया गया कि कोई भी डिस्प्यूट, जो कि आप लोग देखो कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपके काम से, यानी कि आप जो काम डिस्चार्ज कर रहे हो, डिसमिसल कर रहे हो, रिथ्रेंचमेंट है, या फिर आपका सर्विस का जो है कोई भी टर्मिनेशन है, तो ये सारे वर्कर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको यहाँ पे क्लासीफाई किया जाएगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जो कि यहाँ पे इंडिविजुअल वर्कर के टर्मिनेशन से है, यानी कि एक जो वर्कर है अगर वो काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर उनके वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा हो रहा है, तो उनका जो काम का जो यहाँ पे टर्मिनेशन है वो करने के लिए यहाँ पे अगर कोई भी तरीके का डिस्प्यूट निकल कर आए, यानी कि वर्कर्स चाहते हैं कि वो और काम करें, और या फिर उनका जो सिक्योरिटी है कि 30 दिन काम करना है, 60 दिन काम करना है, वो पूरा नहीं हुआ, तो उससे पहले अगर उसके मैनेजर उसको हटाना चाहे तो ये एक डिस्प्यूट का मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डिस्प्यूट जो है 45 दिन आफ्टर द एप्लीकेशन, जब यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अकर होता है ट्रिब्यूनल में, अगर आप यहाँ पे जाया जाता है, कोई भी वर्कर्स अगर ट्रिब्यूनल में गए तो 45 डेज़ तक जो है ना उनको यहाँ पे लड़ना होगा। 45 डेज़ में जो है ना यहाँ पे उनको ये क्लीन चिट मिल जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे रखा गया है कि व्हाट इज़ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि ड्यूरेशन फिक्स कर देना। कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो कोई भी वर्कर्स अगर जा रहे हैं तो 6 महीने का उनका फिक्स हो गया कि 6 महीने वो काम करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को ये भी अलाउ किया जाता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है ना वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, साथ ही जो मिडिल मैन का रोल है उसको भी कम कर सकते हैं। तो और भी यहाँ पे पावर दिया गया है। री स्किलिंग फंड भी है, यानी कि री स्किल करना वो सारे वर्कर्स को जो कि यहाँ पे फायर्ड किए गए हैं उनके जॉब से। मतलब कि आप लोग देखते हो कि अगर वो काम अच्छा नहीं करते हैं तो एक सेकंड नहीं लगता है उनको बाहर निकाल देने में, बट बाहर निकाल देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है कि जिनको काम नहीं आ रहा उनको काम सिखाइए। सिखाने से सारे लोग सीख जाते हैं। कोई भी जो है ना बाई बर्थ सीख के नहीं आता है, सबको यहीं पर सीखता है। तो जो लोगों को यहाँ पर फायर्ड कर दिया गया है, यानी कि जॉब से निकाल दिया गया है, तो वैसे लोग परेशान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुसीबत भी देखने को मिलता है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे री स्किल करना है और उसके लिए भी फंड का प्रोविज़न दिया गया है। री स्किल करने के लिए एक अलग से सेंटर बनाना होगा, उसमें टाइम टू टाइम खर्चे होते हैं, तो वो सरकार पैसे नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अलग से एक फ़ंड बनाया गया है जो कि जितने भी फायर्ड यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको री स्किल करने के लिए। तो ये सारी इसकी प्रोविज़न है जो कि काफ़ी अच्छी आप लोग देख ही रहे हो कि सही सही सारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में रखा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इशू निकल कर आया है, तो इशू क्या है ये समझिएगा। इससे क्या होता है ना कि जो वर्कर्स की एबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है कि वो स्ट्राइक करे और एम्प्लॉयर जो है ना वो लॉकआउट करे वर्कर्स को। यानी कि आप देखो कि जो वर्कर्स है अगर उनके यहाँ पे ले ऑफ कहा गया कि अगर उनका यहाँ पे काम से बिजनेस में एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो उनको निकाल दिया जाएगा, या फिर रिथ्रेंचमेंट है यानी कि उनके सर्विस को जो है आप देखो कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स जो है स्ट्राइक करेंगे। और इस कोड में जो है ना एक्सपेंड भी किया गया है कि सारे इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक नोटिस की ज़रूरत है, यानी कि एक नोटिस पीरियड होना चाहिए। किसी को भी आप अचानक से कल ऐसा नहीं कह सकते कि आपका काम अच्छा नहीं है आप कल से मत आइएगा, नहीं, उनको पहले नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद ही निकालना है। साथ ही कुछ और भी यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए लीगल स्ट्राइक करने के लिए। एक प्रायर नोटिस यानी कि 14 दिन पहले ही दे देना है। स्ट्राइक अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है ना अगर वो स्ट्राइक भी करना चाह रहे हैं तो 14 दिन पहले उनको जो है इस तरीके का एक नोटिस भी देना है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक पावर तो दिया गया है कि वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, और 14 दिन पहले वो यहाँ पे नोटिस भी देंगे। पहले इस तरीके का प्रोविजंस जो है ना वो सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में था, जैसे आप देखते हो कि रेलवे, एयरलाइंस, ये सारे जगह पे जहाँ पे आप देखो कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विस अगर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है। बट चलिए अब इंडस्ट्रियल वर्कर को भी स्ट्राइक का हक मिल गया, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू निकल कर आ रहा है कि स्ट्राइक वर्कर्स को जो है स्ट्राइक का फंडा यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे वायलेशन है। मान लीजिए कि जो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है इसके सेपरेशंस का जो हमारे कंट्री में है जो ये प्रिंसिपल है, यानी कि हमारे संविधान में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो इसका कहीं ना कहीं वायलेशन कहा जा रहा है। इस कोड में आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसको दिया गया, तो सरकार को दिया गया कि वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के जो है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और वो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। तो एक क्वेश्चन भी निकल कर आ गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशू में, तो ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, यानी कि जो फॉर्मेशन है ट्रेड यूनियन का उसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये अनक्लियर है कि क्या होगा इससे। यानी कि दो तरीके का रखा गया है, एक तो आपका सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है, दूसरा नेगोशिएटिंग काउंसिल है। तो अगर सोल नेगोशिएटिव जो यूनियन है अगर वो नहीं बनता है तो उसके बाद जो नेगोशिएटिव काउंसिल बनाया जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस तरीके से अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर देखने को नहीं जरूर देखने को मिल रहा है। और ऊपर से ये क्राइटेरिया रखा गया है कि एटलीस्ट 20% जो वर्कर्स है वो मेंबर होना चाहिए। तो अगर
वार्ड के अगर 20% मेंबर्स भी अगर वर्कर नहीं होंगे तो फिर किस तरीके का यहाँ पे काउंसिल बनेगा, उसके बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा गया है। साथ ही यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो कहा गया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न है, और साथ ही साथ डिफाइन भी किया गया है कि व्हाट इज़ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। बट इसके प्रोविज़न में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू निकल कर आ रहा है, यानी कि इससे क्या होगा ना कि जॉब इनसिक्योरिटी का फिर इशू होगा। मान लीजिए कि कोई भी वर्कर्स को काम पे लिया गया है तो उनको बता दिया गया है कि आपका सिर्फ 1 साल तक का ही काम है, या फिर कुछ मंथ्स के लिए 6 महीने 9 महीने के लिए आपको यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है। तो उनका जब 6 महीने 9 महीने पूरे होने लगेंगे तो फिर वो इनसिक्योर हो जाएंगे कि फिर उनको जॉब के लिए सर्च करना होगा। फिर उनका जो है, आप देखो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है तो यहाँ पे वर्कर्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ वर्क है उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, जिसमें कि फिक्स टर्म वर्कर्स जो है उनको हायर किया गया है। तो इससे क्या होता है ना कि जो हायर किया जाता है ना, वो भी यहाँ पे जो परमानेंट वर्कर्स को जो रोल दिया जाता है उससे कहीं ना कहीं ये डिफर आपको देखने को मिलेगा। तो परमानेंट वर्कर्स होना चाहिए, इस तरीके का फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम इशू कर सकता है, तो ये बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे सर्टेन टर्म्स है जिसको कि डिफाइन नहीं किया गया है कोड में अगेन, जैसे कि हु इज़ मैनेजर, हु इज़ सुपरवाइज़र, हु इज़ कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल तो किया गया है इस कोड में, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग नहीं बताया गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये पूरा देख लिया इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है 2020, इसमें आप लोग समझ गए कि क्या प्रोविज़न है और कहाँ इशू है। नेक्स्ट आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो ये कोड जो है पहले का 9 लॉज को, ये जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर था उसको रिप्लेस करेगा, और इसमें जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, इन्हीं में से कुछ ऐसे कानून हैं। लेकिन टोटल 9 कानून है जिसको कि हटाकर ये इकलौता कानून बनाया गया है जिसमें कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है। अब इस कोड के अंदर क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है ये समझते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी किसको किसको दिया जाएगा। तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, यानी कि आप लोग देखो कि यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है तो कोई भी, यानी कि यहाँ पे आपका साइज़, थ्रेशोल्ड, ये सारी चीज़ें को तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, बट ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि जितने भी वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी फ़ंड भी रखा गया है, यानी कि इस कोड के अंदर आप देखो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनके द्वारा एक फ़ंड भी यहाँ पे रखा जाएगा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होगा, गिग वर्कर्स के लिए होगा, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे उनके द्वारा भी राज्य में इस तरीके का सेटअप किया जाएगा, और अलग से सोशल सिक्योरिटी फंड होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके समझिए सारी बातों को। सबसे पहले समझिए कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जिनका कि टाइम फिक्स्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जिनका टाइम फिक्स्ड नहीं होता है, जितना ज़्यादा वो काम करते हैं उतना ज़्यादा वो कमाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड आप देखोगे इनका हॉलीडे फिक्स्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड के लिए आप देखोगे कि कोई हॉलीडे भी नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड का आप देखोगे कि सोशल सिक्योरिटी जो है बाकायदा इनको टाइम टू टाइम मिलते रहता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। तो ये 3 ऐसे मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, तो यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कंट्री में आपको 92% तक ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि इंगेज है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और बहुत कम रेशियो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंगेज है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा फोकस किसको करना है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पर्सन इंगेज है। तो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज़्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि सरकार को भी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे कि आप लोग समझो कि अभी ओला उबर आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, तो ये गिग वर्कर्स होते हैं। जब मन किया एम्प्लॉयमेंट किया, अगर आपको लगता है कि कुछ अर्न कर लेना चाहिए पेमेंट वगैरह की, यहाँ पे अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो चलो शॉर्ट टर्म के लिए काम कर लेते हैं। इसमें कोई भी आपको जो है ना फिक्स नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप ओला उबर में आ जाते हो तो आपको जो है 1 महीने 2 महीने चलाने ही होंगे गाड़ी। अब वो उनका अपना अलग से होता होगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो गिग वर्कर्स यही होते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं, तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल को एक्सेस करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनको कुछ सर्विस या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका बहुत सारा काम भी होता है, तो छोटे मोटे काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ना वो किसी को भी हायर कर लेते हैं, उनको उस हिसाब से काम के हिसाब से उनको पेमेंट कर देते हैं। तो ये होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि ऑनलाइन इस तरीके का काम लेते हैं और थोड़ा बहुत काम करके जो है वो अपना अर्निंग कर लेते हैं। तो ये सारे ऐसे हैं हमारे कंट्री में जिनका नंबर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड अबव 90% तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में काम करते हैं। तो ये हो गया सोशल सिक्योरिटी फंड, इनके लिए अलग से बनाया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है, यानी कि सारी तीनों कैटेगरी जो यहाँ पे है अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनके लिए प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा।
नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा। तो वेलफेयर करने के लिए, यानी कि ये तीनों तरीके के जो वर्कर्स हैं ना, इन पे आज तक उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, बट ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये जो 3 कैटेगरी है वर्कर्स का, उनको वेलफेयर के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि एक स्कीम को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले उनके लिए बोर्ड बनाना है। इस बोर्ड में कौन कौन होंगे? तो 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्रीगेटर्स के, जिनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, जिनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल होंगे ESIC के, और साथ ही 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से इस बोर्ड में इतने सारे मेंबर जो है वो बैठेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग इस स्कीम का देखें, तो जो गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो स्कीम है, इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस दोनों तरफ किससे देखने को मिलेगा? इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा कि कुछ एम्प्लॉयज़ का जो डेफिनेशन है उसको और एक्सपेंड किया गया है। इसमें कुछ वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जो वर्कर्स होते हैं, जैसे 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या फिर 40 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्कर्स आते हैं, उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर है, आज की डेट में आप लोग कोविड-19 के टाइम में देखे होंगे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो बहुत ज़्यादा जो है अपने गाँव वापस आ गए। तो इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, उनमें कौन कौन है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी है, जो कि दूसरे स्टेट के होते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स में कौन कौन है? तो एडिशनल यहाँ पे कैटेगरी है सर्विस का और एक्टिविटीज़ का, जिसको कि सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया। ऑडियो विजुअल जो प्रोडक्शंस है, जिसमें कि फिल्म वगैरह या फिर वेब बेस्ड जो सीरियल्स है देखने को मिलता है, टॉक शो होता है, रियलिटी शो होता है, स्पोर्ट्स शो होता है, तो ये सारे चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में। तो ये जितना भी आपको 4 कैटेगरी देखने को मिला, तो 4 कैटेगरी में जो डेफिनेशंस है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, जिसमें कि और भी लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया, जिससे कि उनको बेटर तरीके से सोशल सिक्योरिटी जो है मिल सके। साथ ही टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी देखें, तो यहाँ पे कोड में आप देखोगे कि जो ग्रेट्युटी पीरियड है वो 5 साल से यहाँ पे 3 साल कर दिया गया। जितने भी वर्किंग यहाँ पे जर्नलिस्ट है ना, तो पहले 5 साल का उनका यहाँ पे पीरियड था, बट अब उसको घटा के 3 साल कर दिया गया है। अपराध अगर देखें, यानी कि अगर कोई गलत तरीके का अपराध करते हैं आप इससे रिलेटेड, और उसके लिए पेनाल्टीज़ भी रखा गया है। इस कोड में जो है पेनाल्टीज़ को चेंज किया गया है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट कितना है? तो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट अगर हम लोग देखें, अपने ड्यूटी से अगर सही तरीके से काम नहीं करते, तो 1 साल से 6 महीने तक का भी है, ठीक है, 1 ईयर। अच्छा, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। एक सेकेंड। जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है ना, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, यानी कि आप लोग देखते हो कि जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने के लिए जो है ना, इसको पहले 1 साल का यहाँ पे ऑफेंस था, पनिशमेंट था, लेकिन अब ये घटा के 6 मंथ का यहाँ पे पनिशमेंट कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। एडिशनल पावर भी दिया गया है एपिडेमिक के टाइम में। तो इस कोड में आप देखो कि कुछ न्यू क्लॉज भी ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगा वो सारे केसेस में जो कि एपिडेमिक में होगा। एपिडेमिक मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि जैसे इबोला वायरस निकल कर आया था, तो वो क्या था कि एक कॉन्टिनेंट में आपको जो है एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे जो डिजीज़ निकल कर कुछ न्यू डिजीज़ आउटब्रेक होता है, जिसका ना ही वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही लोगों को उसके बारे में पता है, और कम टाइम पे ज़्यादा लोगों को वो अपने चपेट पे ले लेते हैं, तो इसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक कहने का मतलब है कि पूरे ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जब ये डिजीज़ आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तब ये पैंडेमिक का नेचर ले लेता है। बट एपिडेमिक में भी ये कहा गया है, कुछ यहाँ पे एडिशनल पावर दिया गया है, यानी कि एपिडेमिक आपका कुछ सर्टेन प्लेसेस में होगा, तो इसलिए यहाँ पे सर्टेन प्लेसेस में ही कुछ एडिशनल पावर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनको डिफर किया गया है, और जो एम्प्लॉय की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे कम किया गया है PF और ESI में, वो भी 3 मंथ के लिए, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे, यानी कि PF वगैरह जो है कम देने को मिला था। जैसे आप लोग देखो कि कोई भी वर्कर्स है उनका PF कटता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं जिसको, वो थोड़ा बहुत कटते जाता है, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है पेंशन के फॉर्म में मिलता है इन लोगों को। तो अभी क्या था कि PF वगैरह कम, जो कि 12% अगर कटता था तो 10% कटने लगा, तो बाकी का 2% क्या हुआ, तो 2% जो है ना उनके जो पेमेंट दिया जाता था उसी के साथ ये 2% भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में आप अभी देखे थे कि लोगों के हाथ में पैसे कम हो गए थे, बहुत सारे लोग की जो है जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की पेमेंट कट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे PF को कम कट किया जाता है, अब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकें। अब लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो लोग जो है मार्केट जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, और मार्केट में डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि सप्लाई भी बढ़ जाता है, एक बैलेंस
हो जाता है हमारे इकॉनमी में। तो ये चीज़ों को पूरा करने के लिए इस तरीके का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन इस सेकंड कोड से आप देखिए कि क्या क्या इशू निकल कर आ रहा है। सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि नो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द इंडिया में एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए जो कि आप कहीं पे भी काम करो ऑल ओवर द इंडिया में आपके लिए वही एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो। तो इस तरीके का नहीं है। जैसे कि आप देखो कि जैसे पेंशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, जो कि मैंडेटरी है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जैसे 10 है, 20 है, अगर इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी इंडस्ट्री, तो उसमें मैंडेटरी है कि आपको पेंशन दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन ऑल अदर जो कैटेगरी है वर्कर्स का, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी है, वो वर्कर्स जो कि यहाँ पे लेस दैन 10 एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, उनको यहाँ पे जो है ना डिस्क्रिशनरी स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे आपका जो है कवर्ड किया जाता है। यानी कि लगता है कि अगर उन सारे वर्कर्स को अगर ये तरीके का सोशल सिक्योरिटी देना है तो ही दिया जाता है, अदरवाइज नहीं भी दिया जाता है। तो ये काम है। साथ ही यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है 2018-19 की, जिसमें ये बताया गया है कि 70% जो रेगुलर वेज है और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, उनको यहाँ पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाता। 52% ऐसे हैं जिनको कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं दिया जाता। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे कंट्री में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मोर देन 50% तो ऐसे हैं जिनको कि किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही नहीं दिया जाता। आप आइए, काम करिए और जाइए। यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद जो है काम करने के बाद आपको कहाँ से अर्निंग मिलेगा, कहाँ से आपको पेमेंट दिया जाएगा, पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि एक एज के बाद तो बीमारियों की लाइन लग जाती है, बीमारी जैसे ही आपके पास आता है आपके जो है पॉकेट ढीले होने लगते हैं, तो फिर जो कमाए हैं वो तो चला जाएगा बीमारी में। तो फिर लोग खाएंगे क्या और किस तरीके से सेव करेंगे, फ्यूचर में कैसे लीड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का तो कोई भी यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जो है ड्रॉबैक आप कह सकते हो। साथ ही इस कोड में जो है यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको सेम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उसको ट्रीट करना है, जो कि डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेजेस जो अर्न करते हैं उनको एक सेम ही तरीके का यहाँ पे ट्रीट करना है। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि चाहे प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, ये सिर्फ यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को जो कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक जो है वो यहाँ पे अर्न करते हैं, वो भी एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट में। तो एक एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट में अगर वो सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग करते हैं तो उनको यहाँ पे सारे लोगों को मैंडेटरी है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी देना है, पेंशन भी देना है और यहाँ पे पीएफ वगैरह भी देना है। इस कोड में ये भी कंटिन्यू किया गया कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि जो डिलीवरी है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का, जो अलग थलग देखने को मिलता है कि कुछ लोग को दिया जाएगा, कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। इसमें क्या क्या है कि सेंट्रल बोर्ड है ट्रस्टी के जो एडमिनिस्टर करेंगे ईपीएफ, ईपीएस और जो ईडीएलआई स्कीम है, तो इसको देखेंगे। एक एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस भी है जिनके द्वारा यहाँ पे ईएसआई स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे आपका जो है बनाया जा रहा है बोर्ड, जिसके द्वारा वो देखेंगे कि सारे वर्कर्स को इस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनके लिए जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे अनक्लियर है। रखा तो गया है कि उनके लिए प्रोविज़न है, बट क्या प्रोविज़न है वो क्लियर नहीं किया गया है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स जो है उनको यहाँ पे डिफाइन तो किया गया है, अभी हम लोग डिफिनेशंस बाकायदा देख लिए, बट यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग भी देखने को मिल रहा है उनके डेफिनेशन में। जैसे कि आप देखो कि एक ड्राइवर है जो कि एक ऐप बेस्ड यहाँ पे टैक्सी एग्रीगेटर में काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग गिग वर्कर कहते हैं। यानी कि ओला हो गया, उबर हो गया, दे आर गिग वर्कर्स। एक प्लेटफॉर्म वर्कर है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, सेम टाइम में जो है वो अपने नेचर ऑफ जॉब के कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो सेम ही टाइम में सेम वर्कर होंगे, बट कुछ ओवरलैप भी देखने को मिल रहा है। ये अनक्लियर है कि कैसे स्कीम जो है ना इन तीनों कैटेगरी में आपका स्पेसिफाई किया जाएगा। यानी कि कैसे बोला जाएगा कि गिग वर्कर्स जो है, चलिए वो तो टैक्सी ड्राइवर हो गए जो कि ऑनलाइन बेसिस पे वो काम करते हैं, लेकिन आप लोग समझो कि जो कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स है जो कि ऑनलाइन यहाँ पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी तो वैसे ही होंगे जो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ये थोड़ी ज़रूरी है कि जो वेंडर्स होंगे, जो ठेले वाले होते हैं, उन्हीं को अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड कहने का तो मतलब यही है ना कि जो सरकार के द्वारा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको उनके लिए टाइम फिक्स नहीं है, उनके लिए जो है हॉलीडे फिक्स नहीं है, वो जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी तो प्लेटफॉर्म वर्कर हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर भी तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो सकते हैं। तो इसमें एक कन्फ्यूजन है, क्लियर तो देखने को नहीं मिल रहा है, डेफिनेशन ओवरलैपिंग लग रही है। तो कैसे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी जो है सही तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये बातें, ये इशू निकल कर आ रही है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट इशू है कि मैंडेटरी लिंक करना है, आधार को जो है ना यहाँ पे लिंक करना है, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करता है। पहले आप लोग को पता है कि जब आधार लाया गया था तो सरकार के द्वारा कहा गया था कि हर एक काम के लिए आपका मैंडेटरी हो गया आधार, चाहे आप यहाँ पे
न्यू सिम लो या फिर एडमिशन कराओ या फिर कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेने जाओ या फिर बैंकों से कुछ भी बैंकों से आपको लिंक करना है, तो बहुत सारे जगह पे जो है ना आपका आधार जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ स्पेसिफाइड प्लेस है जब बच्चों की एडमिशन कराओगे तो आधार की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंकों से आधार को लिंक करना है, आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको आधार की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर बताया गया था जिसमें कि आधार की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी लेने के लिए जो है वर्कर्स को यहाँ पे अपना आधार के साथ लिंक करना है, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया था उसको ये वॉयलेट करता है। तो यहाँ पे जो पुट्टास्वामी का जजमेंट था, पुट्टास्वामी का केएस पुट्टास्वामी, तो इसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। इस जजमेंट में क्या था कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो आधार कार्ड और जो नंबर है ये सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा और सिर्फ यहाँ पे मैंडेटरी किस लिए है, अगर सब्सिडी पे खर्चा किया जा रहा है या फिर कोई बेनिफिट या फिर सर्विस जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे निकल रहा है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो कि हमारे संविधान में बाकायदा इसका जिक्र है, ठीक है, इसके लिए अलग से आर्टिकल है। तो आप बताइए कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इन सारी जगह पे अगर आप सर्विस ऐसा ले रहे हो जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकल रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते हैं किसी स्कीम के लिए और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसे निकाल के दें, ठीक है। तो सब्सिडी वगैरह अगर लेना है, बेनिफिट लेना है, सर्विस लेना है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तभी यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ और कोई भी जगह पे आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी नहीं है वर्कर्स के लिए। तो ये चीज़ें कहा गया। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ है जो कि आपको इसमें सोशल सिक्योरिटी वाले में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 13 जो आज के डेट में कानून है हेल्थ से, सेफ्टी से, वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स है उनसे रिलेटेड जितना भी है उसको यहाँ पे एक करके एक यहाँ पे आपका एक कोड ला दिया गया। अब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा है, देख लीजिए, फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 है अब ये ख़त्म हो गया, माइंस एक्ट 1952 है ये ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो 1970 है ये ख़त्म हो गया। तो इन तीनों को ख़त्म करके अब एक लौता यहाँ पे लाया गया है जो कि कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। अब क्या मेजर प्रोविज़न है इस कोड के तहत ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इस कोड के तहत आप देखोगे तो थ्रेशोल्ड रखा गया है कि कवरेज यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का। तो फैक्ट्री अगर देखें तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री कहाँ पे कैसा डिफाइन किया गया है, तो फैक्ट्री उसे कहेंगे जहाँ पे आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो उस फैक्ट्री में हो और वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ना 20 से ज़्यादा हो। अगर प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है पावर का इस्तेमाल करके और अगर मशीन का इस्तेमाल करके हो रहा है यानी कि बिना पावर का हो रहा है तो यहाँ पे 40 वर्कर्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, फैक्ट्री का यहाँ पे डेफिनेशन रखा गया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ जो है 20 वर्कर्स होना चाहिए। अगर वहाँ पे प्रोसेस जो है पावर को यूज़ करके हो रहा है और अगर पावर को यूज़ करके नहीं हो रहा है तो वहाँ पे 40 वर्कर्स होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इंगेज्ड है वो हैजार्डियस एक्टिविटी में, जैसे कि आप लोग देखते हो इंडस्ट्री में, जैसे कि विजाक गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कि गैस लीक हो गई इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में गैस लीक हो गई जिसके कारण बहुत सारे वर्कर्स जो है वो बेहोश हो गए, बहुत सारे वर्कर्स को हेल्थ इशू हो गया, बहुत सारे वर्कर्स जो है वो उनका डेड भी हो गया। तो इस तरीके का हैजार्डियस एक्टिविटी हो जाता है। तो इसमें आप देखो कि सारे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे भी हैजार्डियस एक्टिविटी होता है तो ये आप लोग नंबर ऑफ वर्कर्स के मतलब कि वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए ना कि इस फैक्ट्री में अगर इतने वर्कर्स है तभी उनको काउंट करेंगे कि अगर कोई हैजार्डियस एक्टिविटीज़ होता है तब इनको कोई रिलीफ देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी फैक्ट्री हो उसमें कितने भी नंबर ऑफ वर्कर हो, अगर कोई हैजार्डियस एक्टिविटीज़ होता है तो उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भी फंडा रखा गया है, यानी कि इस कोड में आप देखो कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर को कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कहा गया है और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है कोर एक्टिविटी में, जिसको कि यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिटरमाइन किया गया उसको यहाँ पे रोकता है। साथ ही साथ कुछ लिस्ट भी है नॉन कोर एक्टिविटीज़ का, जिसमें कि 11 वर्क्स रखा गया है। सैनिटेशन वर्कर जो साफ़ सफाई वाले वर्कर होते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज जो होते हैं, साथ ही कोई एक्टिविटी जो कि इंटरमीडिएट नेचर के हैं। तो इस तरीके का काम अगर किया जाता है तो उसमें 11 अगर वर्कर्स हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि इसको डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि कोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा उन सारे इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर जिसमें कि 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, लास्ट 1 ईयर से। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रोकेगा जो कोर एक्टिविटीज़ में है, यानी कि कोर एक्टिविटीज़ आप लोग देखते हो कुछ कोर फैक्ट्रीज़ है तो उसमें यहाँ पे जो है कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है। वर्क आवर और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी रखा गया है, यानी कि डेली वर्क आवर लिमिट है, फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम लिमिट जो है एक दिन में 8 घंटे होने चाहिए। विमेन की एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रखा गया है कि विमेन को भी यहाँ पे जो है एम्प्लॉयड किया जाएगा सारे इस्टेब्लिशमेंट में, सारे टाइप ऑफ काम में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डिस्टिंग्यूज किया जाएगा कि दिस वर्क इज़ ओनली
ओनली लिमिटेड फॉर द मेन नॉट फॉर वेमेन, तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ जहाँ पे भी अगर हैज़ार्डियस और डेंजरस ऑपरेशन में भी अगर काम करने का ज़रूरत पड़ा तो गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयर को जो भी ज़रूरत है तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, यानी कि एडुकेट सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जामेशन क्या क्या है, यानी कि छूट क्या क्या दिया गया है, तो इस कोड में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो कोई न्यू फैक्ट्री जो है उसको एग्जाम कर सकते हैं इस तरीके के कोड के प्रोविजन से। यानी कि जो भी नया जो फैक्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको ये सारे कोड्स यानी कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने से थोड़ा सा उनको छूट दिया जा सकता है और वो अपना जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की अगर बात करें तो कौन होते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कोई भी लोग जो कि अपने घर और अपने स्टेट को छोड़कर अगर दूसरी जगह जाते हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए और वो मैक्सिमम 18,000 पर मंथ अगर वो मैक्सिमम अर्न कर पा रहे हैं और इस तरीके का हायर अमाउंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर नोटिफाई कर रही है तो उनको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे। मान लीजिए जैसे आप लोग देख रहे थे कि महाराष्ट्र दिल्ली से बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई भी लोग जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के सर्च में और मैक्सिमम अगर 18,000 कमा रहे हैं तो उनको यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहा जा रहा है। बेनिफिट क्या है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का? सबसे पहला है कि उनको यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है यानी कि पीडीएस के तहत उनको सस्ते सब्सिडाइज्ड रेट में जो फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता है तो वो यहाँ पे किसी भी स्टेट में मिल सकता है पीडीएस के तहत। और बेनिफिट भी अवेलेबल होगा जैसे कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड भी यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही जो है इंश्योरेंस और जो प्रोविडेंट फंड बेनिफिट है ये भी अवेलेबल होगा वर्कर्स को उसी सेम इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये सारे यहाँ पे देखो कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए कोड क्या क्या यहाँ पे रिमूव किया गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का जो यहाँ पे प्रोविज़न है उसको हटा दिया गया है जो कि 2019 के बिल में था। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है आपका इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जब उनका रिक्रूटमेंट होता है तो जो कि इक्विवेलेंट था 50% जो मंथली वेजेस है, बट इसको हटा दिया गया है। ये अब आपका जब 1 महीने हो जाएगा तो आपको मंथली वेजेस ही यहाँ पे दिया जाएगा। डेटाबेस अगर देखें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जितने भी यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कितने लेबर गए हैं, बिहार से कितने महाराष्ट्र में गए, बिहार से कितने दिल्ली में गए, तो वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक पोर्टल में डेटा मेंटेन करते हैं। और माइग्रेंट वर्कर को रजिस्टर भी कराना होता है खुद ही उस पोर्टल में और सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार के बेसिस में। सोशल सिक्योरिटी फंड अगर हम लोग देखें कि अनऑर्गेनाइज जो वर्कर है उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फंड भी है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो कुछ सर्टेन पेनाल्टीज़ इस कोड के अंदर जो कुछ पेनाल्टीज़ रखते हैं ना, तो उस पेनाल्टी के थ्रू जो भी अमाउंट अगर यहाँ पे रिसीव होता है, जैसे कोई भी इस कोड का अगर इसके रूल्स रेगुलेशंस को अगर वायलेट कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ पेनाल्टी लगता है, कुछ फ़ाइन लगा दिया गया, तो वो सारे जो फ़ाइन आते हैं वो इस फंड में ही क्रेडिट हो जाते हैं। आफ्टर ऑल फिर इन्हीं के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो रहा पूरा यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, लेकिन इसमें भी कुछ इशू निकल कर आ रहा है। इशू ये है कि कुछ प्रोविज़न जो स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है ना यहाँ पे वो अनक्लियर है, यानी कि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं निकल कर आ रहा है। यानी कि कुछ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविज़न है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, एम्प्लॉयर्स का जो ड्यूटी है, ये सारी चीज़ जो यहाँ पे आपका कुछ क्लियर नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जो स्पेशल प्रोविज़न है हैज़ार्ड प्रोन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जैसे फैक्ट्रीज़ है, माइंस है, वल्नरेबल वर्कर्स की जो कैटेगरी है जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा गया, तो ये कुछ रैशनल जो है ना यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस जो अदर वर्कर्स के लिए वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। सिविल कोड जो है वो यहाँ पे इन सारे मैटर को, इस कोड के अंदर जो भी मैटर है उसको सुनने के लिए वो रोक लगाए। एग्जिस्टिंग जो 13 यहाँ पे हेल्दी और सेफ्टी लॉज हैं जो कि क्लेम करते हैं जिसके थ्रू जो है वर्कर के राइट को अफेक्ट हो रहा है, जैसे वेजेस या फिर वर्किंग आवर या फिर छुट्टी वगैरह, तो ये सारे जो है लेबर कोर्ट में ही सुना जाता है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सुना जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि कोर्ट जो है वो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन यानी कि जो सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शंस है उसको यहाँ पे रोकती है। तो सिविल कोर्ट जो है वो यहाँ पे बेयर्ड है कि इस तरीके के मैटर को वो इसके अंदर नहीं सुने। तो अगेन ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ही बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको लेबर लॉज के बारे में ज़्यादा जानना है, जैसे कि रोल ऑफ लेबर लॉज इकॉनमी में, एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज इकॉनमी में, तो ये सब यहाँ पे आप लोग देखो ना कि क्या है कि वे फॉरवर्ड में आप लोग लिख सकते हो कि लेबर लॉज सिनेरियो इन इंडिया क्या है। तो वीकली आपको जो है फोकस करना होगा डॉक्यूमेंट में, और इनका वीकली विजन है, इसका वीकली भी निकल कर आता है तो उसमें आप लोग फोकस कर सकते हो। बट लेबर लॉज हम लोग ऑलरेडी 2019 में भी इसको डिस्कस किए थे। आगे आने वाले दिनों में और यहाँ पे आपको रिलेटेड इससे न्यूज़ देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि ये जो 3 कोड लाया गया है, एक आपका यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, दूसरा आपका यहाँ पे सिक्योरिटी है, एक सेकेंड
ये जो अभी आपका है कुछ लंबा चौड़ा। सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है। थर्ड आपका यहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी है। तो इन तीनों में आपका क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है और क्या क्या यहाँ पे आपका जो है इशू निकल कर आ रहा है, वो इशू वाले पॉइंट को भी समझना होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, हमारा टाइम थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो कोई बात नहीं, लंबे लेसन्स हो ही जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाना होता है और काफ़ी लेंदी भी आर्टिकल है, तो कोई इशू नहीं है। 4-5 लेसन आएंगे यहाँ पे, 4-5 पार्ट आएंगे इकॉनमी के, फिर इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको हमारी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वीडियो की जब अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मॉर्निंग में 10 AM आपका क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है इनसाइट IAS से, तो उसको भी आप लोग क्विज़ को सॉल्व करना ना भूलें। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो डेली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आप लोग प्रीलिम्स में जो है जब एग्ज़ाम देने जाते हो। तो इस बार जो आप लोग फेस कर रहे थे कि टॉपिक याद नहीं आ पा रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शन में, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगा अगर आप लोग डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, और सारे PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के ही नाम से, तो वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू।